ये देखो रिड्यूसिबल इक्वेशंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट हर हर साल एक क्वेश्चन या एक सम यहाँ से पूछा जाता है। रिड्यूसिबल इक्वेशन टोटल 3 टाइप के होते हैं, और फिर एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला और वैसे कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे। तो आप लोगों का वैसे नॉर्मल पार्ट अगर हम देखते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने तीनों तीन एक ही में दिए हुए, हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, लेकिन तीनों टाइप्स मैंने आपको बता दिया। अब 3 टाइप कैसे होते हैं पता है? या तो अकेला, ध्यान से देखना, या तो अकेला ये एक्स और वाई डिनोमिनेटर में होता है। देखो यहाँ पे अकेला एक्स और वाई। अब है ना, थोड़े टाइम के लिए कमेंट बंद कर देना, कमेंट बंद कर दे। होता क्या है कि फिर वो कोई लोग थम्स अप दे देते हैं, कई यस सर वो सर दे देते हैं ना, तो मेरा पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है जो मेन चीज टॉपिक समझाना होता है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट सेशन अभी के लिए बंद रखना, और आप भी मत देखना कमेंट सेशन, जब मैं कहूंगा तब। अभी ध्यान यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइप जो होते हैं वो ये होते हैं, या तो डिनोमिनेटर में अकेले एक्स और मींस अकेला वाई, ऐसे आप देख सकते हो। दूसरा ऐसे होता है, एक नंबर के साथ दे दिया जाएगा लेकिन सेम ही रहेगा। जैसे देखो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें भी आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो फर्स्ट डिनोमिनेटर में x-1 है, दूसरे में भी x-1 है। यहाँ पे देखोगे तो y-2 है, यहाँ पे भी y-2 है। आप देख सकते हो, तो ये दूसरा इक्वेशन यहाँ पे। उसी तरीके से ये वाला की जब बात हो रही थी तो 2/x, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन में भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी 5/x दूसरे इक्वेशन में भी आप देख सकते हो। उसी तरीके से 3/y, 4/y, तो ये हो गया आपका सिमिलर वैसा। एंड थर्ड टाइप ये होता है कि नीचे x प्लस वाई इस तरीके से होता है, यहां पे भी x प्लस वाई, यहां भी x प्लस वाई। दूसरे में देखो x माइनस वाई, x माइनस वाई यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट कि यहाँ पे नाम लिखा गया है रिड्यूसिबल पेयर, यानी कि अपने को रिड्यूसिबल का मतलब होता है कि उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पा रहे। हम लोग डायरेक्टली उसको सॉल्व करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग जो है उसको वन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूसिबल का नाम एक तरीके से वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द मोस्ट इजिएबल वे, कि जहां से हम लोग इजी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये एक टाइप है, सिंपलेस्ट टाइप अगर हम देखते हैं ना, सिंपलेस्ट सबसे सिंपलेस्ट, तो ये वाला है, सबसे सिंपलेस्ट है। फिर दूसरा अगर हम देखते हैं सेकंड नंबर पे तो ये वाला आता है, यानी कि ये भी सिंपलेस्ट ही है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा एक नंबर के साथ उसको एक्स और वाई को जोड़ा हुआ है। और ये थर्ड वाला जो है ना वो आप थोड़ा डिफिकल्ट, यानी कि इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाले को आपको, क्योंकि इक्वेशंस यहाँ पे जो बनेगी ना वो 2 बार सॉल्व करनी पड़ेगी। अब हम लोग आ जाते हैं स्टार्टिंग से, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला इक्वेशन सिंपल सा है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे लिखा गया है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और उसी तरीके से यहां दिया गया है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2, ये दिया गया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो 2/x है उसको मैं 2 × 1/x ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 × 1/x, ये ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ ये वाले टर्म को। और मान के चलो, मुझे कैसे, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आप ये y है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाए, आप करना चाहो तो ये x यहाँ पे चला जाए, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इससे अच्छा है हम लोग अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट 1/x, उसको हम लोग ले लेते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो बट मोस्टली आप लोग टेक्स्ट बुक में सब जगह पे ये पाओगे m। एंड 1/ जो y है उसको मैं ले लेता हूं n के फॉर्म में, 1/x इज इक्वल टू m, 1/y इज इक्वल टू n। तो ये वाली जो इक्वेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस तरीके से 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 13। ये जो मैंने 1/x था उसको मैंने m माना, यानी ये पूरे टर्म को, ये वाले टर्म को 1, और आगे 2 है, आगे 2 है, तो ये हो गया 2m प्लस प्लस था आगे साइन के साथ 3n, ये हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाली, तो इसको मैंने लिख दूंगा 5m
माइनस 4n इज इक्वल्स टू -2 का -2। तो अपने पास ये एक रिड्यूसिबल पेयर हो गया। हमने कुछ नया नहीं किया है, चीज तो वही है, लेकिन अगर हम लोग उस तरीके से सॉल्व करते यानी कि यहाँ पे एलसीएम एलसीएम लेते तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता सॉल्यूशन मींस इक्वेशन, और सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट रिड्यूस्ड इट। तो यहाँ पे हमने रिड्यूसिबल किया। यहां तक पता चला या नहीं पता चला? अब कमेंट बता, जब मैं पूछता हूं तो बता देना। यहां तक आप लोगों को पता चला? ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया, ये आप लोगों को कंप्लीट पता चला? बहुत अच्छे एवरीवन। ओके, सो ये देखो, यहाँ देखो कई लोग क्या होते हैं पता है, मैंने अभी आप लोगों को जो सम्स दिए थे, यहाँ पे यस सर यस सर यस सर करके लिखते हैं, और जब आंसर लिखना भेजना होता है ना सॉल्यूशन, तब आता है कि सर आई हैव डाउट इन दिस, आई हैव डाउट इन दैट, आई हैव डाउट इन दिस, आई हैव सीन योर वीडियो 2 टाइम। अरे पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव, इसी लाइव सेशन का मतलब क्या है कि इसीलिए कि अभी आपको नहीं आ रहा तो 2 बार मैं यहाँ पे आप लोगों को रिफर करवा दूं, 3 बार रिफर करा दूं तो समझ में आएगा। फिर आप बोलते हो 2 दिन के बाद का होमवर्क है सर, ये मुझे पता नहीं चला था। तो आई थिंक इट इज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज टू मी। एनीवेज, ये हो गया आपका इक्वेशन, और ये हो गया आपका, अब ये रिड्यूसिबल पेयर है तो ये जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ ये ओरिजिनल इक्वेशंस है ना, ये वही है, लेकिन मैंने रिड्यूसिबल पेयर कर दिया, इन इन टर्म्स ऑफ मैंने रिड्यूस कर दिया है। अब मैं इस इक्वेशन को लेके चलूंगा, दैट्स इट। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 13, और उसके बाद 5m माइनस 4n इज इक्वल्स टू -2। अब मैंने आपको कहा था कि आप चाहो वो मेथड कर सकते हो। अब आप लोगों ने चारों चार मेथड सीख लिए। ग्राफिकल, ऑब्वियसली ग्राफिकल पे तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर ये वगैरह मेहनत उसमें सबसे ज्यादा लगती है। 3 मेथड है, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैंने आपको कहा था एलिमिनेशन, और सब लोग को पता है एलिमिनेशन बहुत ईजी और वो होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो एन वाला टर्म है ना, एन वाला, वो ऑपोजिट में है। देखो ये प्लस है, ये तो इसको रिमूव करना इजी रहेगा, क्योंकि करना तो हमको m और n दोनों में से करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों के जो कोएफिशिएंट है ना वो सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाले को मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं 4, और इस वाले को कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3। सिंपल सी चीज है। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8m, जो नई इक्वेशन आएगी, 4 3 जा 12n, और यहाँ पे आ जाएगा 13 4 जा 52, 13 4 जा 52। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 5 3 जा 15, यहाँ पे 5 3 जा 15m, ये भी हो जाएगा माइनस लेकिन 12n, और ये हो जाएगा -6। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला कट हो रहा है, ये वाला कट हो रहा है, 12 वाला एन वाला कट हो रहा है। एक तो ऑपोजिट साइन है, और यहाँ तो फिर यहाँ साइन चेंज करने, कई लोग यहाँ साइन चेंज करने बैठते हैं। यहाँ साइन साइन तभी चेंज करो जब कोएफिशिएंट सेम होते हुए भी, साइन सेम होते हुए भी कट नहीं हो रहे, तो हमको उसको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, इजीली कट हो जाते। तो सिंपल, ये 8 प्लस 15 करोगे तो हमें पता है 23 आएगा, ये वाला 23m, और ये हो जाएगा आपका 52 में से 6 को रिमूव कर दो तो ये हो जाएगा 46। तो m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 46/23। तो ऑब्वियसली ये 2 होता है, कट करूंगा तो मैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख लेता हूँ, m इज इक्वल्स टू 2। m की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब ये जो m की वैल्यू आई ना, तो हम कहीं से भी, हमारे पास अब 4 इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, ये दोनों 2 इक्वेशन, ये हमने मॉडिफाइड की हुई इक्वेशन है, तो टोटल 4 इक्वेशन है हमारे पास। चारों में किसी में भी रख दो तो n की वैल्यू आ जाएंगे। लेकिन ये जो है ना मल्टीप्लायर है, यानी बड़े है, तो इसमें मत पुट करो कभी भी। ये जो छोटे इक्वेशंस होते हैं ना, छोटे टाइप के, उसमें पुट कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ही पुट कर देते हैं, 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 1 3 13। अब हमारी आया वैल्यू 2 आया, 2 आया, m की वैल्यू यहाँ पे है ना, हमने निकाली 2 आई। तो यहाँ पे जो वैल्यू है जिस तरीके से उसको हम रखते थे, यहाँ पे हमको पता है 2 2 जा 4, 3n इज इक्वल्स टू 13, 3n इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4, क्योंकि 4 वहां चला जाएगा यहाँ पे, तो -4।
तो 3n इज इक्वल्स टू 9, तो फाइनली n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे मेरे जगह नहीं थी नीचे, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, दैट इज 9/3 ऐसे करके लिखना है, स्टेप मिस नहीं करना है। n इज इक्वल्स टू 3, तो ये आ गया। लेकिन हमें m और n की वैल्यू नहीं निकालनी है वैसे, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न रिगार्डिंग दैट एग्जैक्ट वैल्यू। हमें पूछा क्या गया था, सॉल्व करना है x और y को। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने m की वैल्यू जो आई, m जो था उसे 1/x मैंने अज्यूम किया था, तो यहाँ पे तो मेरा जो m आया वो तो 1/2 है, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा वी नो दैट, ऐसे करके आपको लिखना, लास्ट में लिखना है ये वाला, ये तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। m इज इक्वल्स टू 2 आया, लेकिन m की वैल्यू हमने ली थी 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा 1/2। कई लोग जल्दी में मीन्स जल्दबाजी में ये करते हैं, x इज इक्वल टू 2 लिख के आते हैं, भैया 1/x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो n इज इक्वल्स टू 3 आया, ये वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन n की वैल्यू क्या है, 1/y, 1/y इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। समझ में आया, इक्वेशन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, बस खत्म। समझ में आई ये चीज, बताइए, ये चीज समझ में आई? ओके। कई लोग जो ज्यादातर जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ था तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए खास, बस यही इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, ये x-1, यहाँ भी x-1, ये y-2, ये देखो आप लोगों को ऐसा ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं देंगे, देखो ध्यान से, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल्स टू 2, ये दिया हुआ एक इक्वेशन। आपको कभी भी ऐसा नहीं देंगे 8/x प्लस 5 और दूसरा 2/y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे ये x प्लस 5, ये x, तो हम क्या ले, तो ऐसी इक्वेशन कभी भी घबराइए मत, अलग इस तरीके से आपको दिया जाएगा नहीं, या इस स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। आपको होगा क्या, आपको होने वाला क्या है, सॉरी, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, ये वाले फर्स्ट इक्वेशन में x के काउंट करें तो वहां सेकंड इक्वेशन में भी वही होगा। उसी तरीके से सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में जो y का दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, उसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन में जो होगा डिनोमिनेटर, दोनों सेम होंगे। सो नो नीड टू वरी, इसीलिए तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वरना रिड्यूस कैसे करते। तो आ जाते, अब यहाँ पे जैसे ही आगे के क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पूरे ये जो 1/x है ना उसको काउंट किया था m लेना, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन पूरे टर्म को करेंगे, x-1 अकेले उसको नहीं करेंगे। क्यों, देखो ध्यान से, एक ही टर्म बता रहा हूँ, बाकी अपने आप कर सकते हो। इसीलिए ये वाले टर्म को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 1/x-1, ऐसे ही लिख सकता हूँ ना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म है ना पूरा 1/x-1, उसको मैं m कंसीडर कर दूंगा, m n जो भी आपको कंसीडर करना है, x और y के अलावा, x और y ऑलरेडी है इसीलिए हम उसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा 5m, ऐसे इस तरीके से। तो आपको स्टार्टिंग जब आंसर होता है तब आपको लिखना है कि लेट अस अज्यूम या लेट अस गेस, जो भी आप लोग लिखते हैं, ठीक है, लेट अस अज्यूम 1/x-1 जो है उसको मैं ले लेता हूं m, और यहाँ पे 1/y-2 जो है उसको मैं ले लेता हूँ n। तो यहाँ पे मेरी जो इक्वेशंस बनेगी वो कैसी इक्वेशन होगी, यहाँ ऊपर ही लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन होगी 5m प्लस अकेला n होगा, क्यों, क्योंकि ये तो 1/y-2 है, तो उसको तो मैं पूरे को n कंसीडर करता हूँ, इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इज इक्वल्स टू 2। दूसरा जो है वो होगा 6m माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है इसीलिए, -3n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1। ये दो इक्वेशन हो गया, ये दो इक्वेशन हो गए। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए देखो, ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से, 5m 5m प्लस n इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 6m -3n इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग n को एलिमिनेट करना चाहेंगे, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे भी ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ पे ऑपोजिट साइन ये आ गई। दूसरा क्या है, ये 3 है और यहाँ पे 1 है, मीन्स कुछ नहीं होता 1, तो हम इसको ही मल्टीप्लाई करके 3 कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को मल्टीप्लाई बाय 3 करवा दूंगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एनी नंबर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1 रिमेन इटसेल्फ, वही नंबर रहने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर आएगा 5 3 15m प्लस ये हो जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 3 2 6। और दूसरी इक्वेशन तो एज इट इज रहने वाली है, -3n इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ये वाला तो एलिमिनेट होने वाला है इस तरीके से, ये होगा 21m और ये हो जाएगा 6 + 1 7। तो m की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/3। कैसे आया 1/3, आपको नहीं लिखना है, आपको पूरी मेथड के साथ, यानी एक स्टेप आपको ऐड करना है। ये 21 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21 ऐसे लिखना है। तो ये हो गया आपका m की वैल्यू आ गई, ये वाली। अब उसके बाद ये m की जो वैल्यू आई हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, ये कोई भी आपको लग रहा है जिसमें भी आपको वैल्यू। अब देखो यहाँ पे भी दिमाग ऐसे लगाना है। सोचो ये जो m की वैल्यू आई ना, ये वाली 1/3, अगर आप ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो ये m की वैल्यू आई, लेकिन ये 5 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर कट इजीली कट नहीं होगा इजीली। तो लॉजिक लगाओ, देखो सॉल्व तो आप कहीं भी कर सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ चारों चार इक्वेशन में आप सॉल्व कहीं भी पुट करो, सॉल्व हो सकता है। लेकिन सबसे इजीएस्ट और टाइम कंज्यूमिंग ना हो ऐसा हम सोचते हैं। तो देखो सेकंड वाला, ये वाला 6m वाला, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 1। ये अपनी इक्वेशन थी यहाँ पे। अब m की जगह मैं लिख दूंगा 1/3, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 1। तो देखो ये कट हो गया इजीली, 3 2 जा 6, सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 1। ये 3n जो है वो वहां चला जाएगा, 1 को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3n। तो ये अकेला हो जाएगा 1 और वहां से 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगी n की वैल्यू आपकी फाइनल। सिंपल सी चीज है। अब अपने को करना क्या है, अब अपने को करना क्या है कि जो हमने वैल्यू स्टार्टिंग में अज्यूम की थी ना, ये वाली m की वैल्यू थी 1/x-1, तो यहाँ हम पुट कर देंगे। यहाँ सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। 1/m इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर आया 1/3, सॉरी m इज इक्वल्स टू, m इज इक्वल्स टू हमारा आंसर आया 1/3। सीधी सी चीज है। लेकिन m की वैल्यू देखो हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, 1/x-1। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा 1/x-1 इज इक्वल्स टू 1/3 ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा, x-1 इज इक्वल्स टू 3। सिंपल सी चीज है, देखो x-1 सामने जाएगा तो 1 ही, 1 1 जा वही होता है मल्टी, 3 1 जा 3, तो यही हुआ। अब ये -1 वहां चला जाएगा जंप करके, तो 4 होगा, 3 + 1 क्या होगा 4। तो फाइनली आपका वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखोगे तो 1/n इज इक्वल्स टू 1/3, ये तो हमको पता है। अब हमने यहाँ पे n को क्या अज्यूम किया था, 1/y-2 हमने अज्यूम किया था। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/y-2 ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका 1/, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो 3, और यहाँ पे चला जाएगा y-2 ऐसे। सिंपल सी चीज है। तो ये जो -2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा +2 हो जाएगा, यानी कि 3 था ऑलरेडी +2, तो 3 + 2, तो y इज इक्वल्स टू 5। समझ में आया ये वाला इक्वेशन, मीन्स दोनों सिंपल ऐसे ही सॉल्व करना है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। ओके, बस इसी तरीके से x एंड y हम लोगों को निकालना था, निकाल दिया हमने को। अब आगे बढ़ते हैं, और थर्ड टाइप का इक्वेशन है। लेकिन थर्ड टाइप के इक्वेशन पे जाने से पहले यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला एक सम है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला एक सम है, सेम उसकी मीन्स उसी पैटर्न का है। तो हम लोग ये वर्ड सम भी साथ में ले लेते हैं, और वैसा टाइप भी आपका एक अलग जो थर्ड टाइप है ना, रिड्यूसिबल पेयर, वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए अगेन हम लोगों को जो आपकी फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप लोगों को याद रखना है। अभी कहाँ याद रखना है, कैसे, मैं बताता हूँ। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, जब भी ये क्वेश्चन आता है, आएगा ही, ये कंपलसरी, इसकी प्रोबेबिलिटी है आने की, एग्जाम में इसकी आने की प्रोबेबिलिटी है मोर देन 90%। प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है, लोअर क्लास में सीखे हो। 90% से ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर के आने की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ध्यान रखना। अगर आता है, ये सम सॉल्व करना नहीं आता, मान के चलो भूल गए, चार चीज लिख के आना है। देखो वर्ड सम में मैं आप लोगों को पर्टिकुलर पैटर्न बताऊंगा, वो छाप के ही आना है, तो पक्का मैं बोलता हूँ 4 मार्क का सम है, 1 मार्क आप लोगों को कंपलसरी मिलने वाला है। ठीक है, तो पहला जो सम है, 1 मार्क आधा मार्क डिपेंड करेगा। पहला, सॉरी, जो स्टेटमेंट है आपको वो ये लिखना है कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, लेट द स्पीड ऑफ let the speed of the boat in still water, मैं यहाँ पे लाइन है नहीं लंबी सी, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। इन स्टिल वाटर यानी कि सिंपल, अगर पानी के बहाव को माइनस कर दे तो जो एक्चुअल बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर। दूसरा स्टेटमेंट, लेट द स्पीड, वही पूरा ऐसे छापना है, लेकिन अब स्ट्रीम का, लेट द स्पीड ऑफ द, ये बोट क्या था, ये क्या बात किसकी है, पानी और, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी, पानी और बोट की है, तो बोट की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटे। उसी तरीके से यहां पे अगर मैं देखता हूं स्ट्रीम की, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख लेता हूं स्ट्रीम की, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता लेकिन आपको तो पूरा लिखना है, स्ट्रीम की y किलोमीटर प्रति घंटे, यानी जो पानी का बहाव होता है उसकी स्पीड इतनी है। अब यहां पे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, देयरफॉर द एक्चुअल स्पीड इन द अपस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यहां पे बता देता हूं फिर से, अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है, मान के चलो ये पानी है, ये वाला पानी का बहाव है। अब पानी का जो बहाव है वो इस डायरेक्शन में, लेकिन जो बोट है, बोट जो है, बोट वो आपकी मूव कर रही है इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। अब देखो, थोड़ा दिमाग तो अपना भी कैलकुलेट होना चाहिए कि पानी जो है उसकी स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये बोट है उसकी डायरेक्शन इधर है। अगर ये मूव कर रहा है इस तरफ, इसका मतलब क्या होगा, बोट की स्पीड ज्यादा होगी। ऑब्वियसली चीज है ना, बोट की स्पीड, अगर पानी की स्पीड ज्यादा होती, बहाव की स्पीड ज्यादा होती, तो उसको लेके जाता, ये पूरा जो बोट है उसको पीछे ले जाता, लेकिन बोट आगे मूव कर रहा है और भले ही पानी यहाँ पे जा रहा है, तो इसका मतलब जो बोट है, बोट की स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग नेट डिफरेंस निकालते हैं। नेट डिफरेंस का मतलब एक्चुअल स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होगा, तो देखो बोट यहां जा रही है, उसकी कुछ पर्टिकुलरली होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, मान के चलो बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और अप जो पानी का बहाव है उसका है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसे। तो देखो पानी का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बहाव है, और जो बोट है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे घूम रहा है, तो ऑब्वियसली इसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है वो ज्यादा डाली हुई है, एफर्ट ज्यादा डाली हुई है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे माइनस, यहाँ पे आपको लिखना है अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू, अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसे। और फाइनली नीचे आपको लिख के आना है डाउनस्ट्रीम, ये चार चीजें तो लिख के ही आना है। डाउनस्ट्रीम वहां पे क्या होगा, डाउनस्ट्रीम का मतलब पूरा ऑपोजिट, पूरा ऑपोजिट का मतलब कैसे, कि यहां पे डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, पानी जो है, एक सिंपली बता देता हूं, पानी भी इसी डायरेक्शन में जाएगा और बोट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, दोनों के दोनों। तो सोचो स्पीड कैलकुलेट अगर अब करनी है तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि बोट भी इसी डायरेक्शन में है, पानी भी बहाव इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों ज्यादा मींस स्पीड बढ़ने ही वाली है। तो अगर एक की एक्स है और एक की वाई है तो दोनों ऐड करो, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, प्लस। तो यहाँ पे आपको लिख के आना है एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। ये चार चीज आपको पहले तो समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। ये जो चार चीजें लिखी है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एक्स किलोमीटर प्रति घंटे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम
जो स्ट्रीम है वो y किलोमीटर प्रति घंटे, अपस्ट्रीम जो है वो हम लेंगे माइनस में और डाउनस्ट्रीम हम लोग लेंगे प्लस में, दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। ये चार चीज कंपलसरी लिख के आना है। पेपर में आप बैठो और ये सम आया है तो चार ये जो लिखे हुए स्टेप्स ये कंपलसरी आप लोग लिख लेना। ओके, अब देखिए, अब कैलकुलेट हम लोगों को करना है यहां से, ये वाली फॉर्मूला से, ये वाली फॉर्मूला से। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बोट है जो 30 किलोमीटर, ध्यान से देखना, एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है इन 10 आवर्स। ये पहली लाइन, ये फर्स्ट इक्वेशन यहां से बनने वाला है, फर्स्ट इक्वेशन यहां से। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, सबसे पहले केस वन, केस वन कैसे लेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं ले लेने वाला हूं अपस्ट्रीम का, यहाँ पे मैं ले लूंगा अपस्ट्रीम, यहाँ पे मैं लेने वाला हूं डाउनस्ट्रीम। देखो ऐसे टेबल बना दोगे ना तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, ऐसे। अब यहाँ पे तीनों चीज मैं लिख दूंगा, स्पीड, स्पीड, फिर यहाँ पे डिस्टेंस, और फाइनली यहाँ पे टाइम। कैसे, देखो केस वन में स्पीड जो थी, स्पीड, ओवरऑल स्पीड आपने अभी लिखी यहाँ पे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे, तो वही की वही यहाँ पे छाप दो, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसे आप लिख लेना यूनिट के साथ। उसके बाद डाउनस्ट्रीम में कितनी स्पीड थी, x प्लस वाई, तो ये यहाँ पे लिख लो x प्लस वाई। अब अपस्ट्रीम में बोट कितनी देर था, यानी कि कितना किलोमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और 44 किलोमीटर किस में था, डाउनस्ट्रीम में था। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर और यहाँ पे 44 किलोमीटर। अब आपको टाइम निकालना, अगर मैं कहूं आपके पास स्पीड है, आपके पास डिस्टेंस है, मैं आपको कहूं कि टाइम निकालो इन दोनों से, तो आप टाइम निकाल सकते हो ना। देखो टाइम चला जाएगा यहाँ पे और स्पीड आ जाएगा नीचे, सिंपल सी चीज है। टाइम चला जाएगा यहाँ पे, स्पीड आ जाएगा नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम कह सकते हैं टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो ये मेरा नया हो जाएगा टाइम, दैट इज 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। हो गया। उसके बाद सेम डाउनस्ट्रीम में क्या, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये टाइम था, यानी कि अपस्ट्रीम में बोट ने इतना टाइम लिया होगा और डाउनस्ट्रीम में इतना टाइम लिया होगा, लेकिन हमारे पास जो अंक होते हैं यानी कि 15 घंटे, 14 आवर्स, 10 आवर, वो नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल है इसलिए। लेकिन टोटल घंटे है कि एक जो बोट है उसने अपस्ट्रीम में इतना टाइम लिया, डाउनस्ट्रीम में इतना टाइम लिया, लेकिन टोटल घंटे है ये रहा 10 आवर्स, टोटल दिया हुआ है 10 आवर्स। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको 10 आवर मिल जाएंगे। पहला इक्वेशन बन गया आपका, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, कौन सा, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और 44 प्लस 44 एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। क्योंकि ये दोनों एक्चुअली टाइम ही है, ये अपस्ट्रीम का टाइम है, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है, लेकिन हमको टाइम क्यों ये नहीं मिल रहा, क्योंकि ये x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई क्या है, एक वेरिएबल है एक तरीके से, इसीलिए हमको एग्जैक्ट नहीं मिला। ये अभी भी बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आपने लिख दी ना, ये चार चीजें, और ये केस वन, फिर ये टेबल बना दिया, एग्जामिनर रियली बोल रहा हूँ इतना इंप्रेस हो जाएगा कि वाकई में उसे लगेगा कि आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज है मैथ्स के रिलेटेड, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए यही चीज हम लोग करने वाले हैं केस टू में, केस टू में हम करने वाले हैं। मैं यहां से क्लियर कर लेता हूं इसको, ठीक है। यहां पे मैं ले लेता हूं अब केस टू, केस टू सेम चीज है कि यहां पे मैं ले लेता हूं अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम। यहां पे मैं ले लूंगा डाउनस्ट्रीम, यहां पे मैं ले लूंगा डाउनस्ट्रीम, और एक दूसरा कॉलम यहां पे बना दूंगा। यहां पे आप लिख सकते हो पैरामीटर्स जो भी है। तो यहाँ पे आपका पहला ले लेंगे हम लोग स्पीड, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे डिस्टेंस, और लास्ट में हम लोग ले लेंगे टाइम। अब देखना ध्यान से,
ऑब्वियसली अपस्ट्रीम की जो स्पीड थी वो तो हम लोग लेंगे क्या, x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, वो तो ऑलरेडी हमको पता ही है। अब दूसरे केस में ये लोग कितना डिस्टेंस घूम के आए वो यहां से पता लग रहा है। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये डिस्टेंस है अपस्ट्रीम का, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी कि ऐसे पानी के बहाव में गए होंगे बोट जो क्रॉस कर रही थी, यानी अपस्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर बोट ऐसी स्ट्रीम में जाके आई है, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी उसी के साथ जो स्पीड थी। तो मैं ऐसे लिख लूंगा यहाँ पे मैं लिख लूंगा 40 किलोमीटर था अपस्ट्रीम में, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में। तो अगर हम टाइम निकालना चाहे फिजिक्स के फॉर्मूला से, तो होगा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये होगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया टाइम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। लेकिन ये दोनों को सम करते हैं, जो बोट अपस्ट्रीम में भी गए डाउन, तो इन दोनों का सम करोगे, वो तो दिया है 13 घंटे, दूसरे वाले केस में तो दिया हुआ है 13 आवर्स, तो इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 4040 एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 133। जो हम लोग पहले मीन्स मैंने आपको जब आज सेशन स्टार्ट हुआ था तो पहला जो इक्वेशन आपको बताया था, 3 इक्वेशन रिड्यूस, उसमें थर्ड वाला ये था एक्चुअली में, इसीलिए मैंने आपको वर्ड सम के साथ इसको ले लिया है। बस अब इसमें करना क्या है, ये पूरे को कंसिडर करना है अपने को, x m या n पूरे को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, उसको मैं ले लेता हूं m, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है उसको मैं ले लेता हूं n, ऐसे ऐसे। तो ये जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, सिंपल सा मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3030 m होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो टर्म है x माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइ, अकेला x माइनस वाई नहीं, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, वो मेरा m है। तो ये 44n सॉरी 44n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा आप लोगों का 10, और दूसरा जो है 40m प्लस 55n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 1313 आवर्स। सिंपल सी चीज, गॉट इट। यहाँ पे ये समझ में आ गया आप लोगों को, बता दीजिए ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। परफेक्ट। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं, अब आ जाते हैं अपने टर्म, देखो कई लोग सोचते हैं कि यार ये दोनों टर्म देखने जाते हैं, अगर हम ये दोनों टर्म अगर हम देखने जाएंगे, तो ये दोनों टर्म तो दोनों को एलिमिनेट करना, अब एलिमिनेट तो दोनों को ही कर, दोनों में से किसी एक को करना है। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि सर दोनों को एलिमिनेट करने जाएंगे तो टर्म तो कितने बड़े हैं, लेकिन देखो जहां पे कॉमन आ जाता हो ना, कॉमन, तो फिर उसका कॉमन टर्म जो है उसको हटा के ले रहे हैं। कॉमन टर्म का मतलब क्या होता है, ये है 30, ये है 3030, और ये है 40। आप चाहो तो 44 और ये इसको भी कर सकते हो जैसे आपको करना हो, लेकिन मान के चलो मुझे m को एलिमिनेट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 30 नहीं करूंगा, वो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, वो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है 10, 10 थ्री जा 30 का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो 30 का मतलब क्या है, 10 थ्री जा, और 40 का मतलब क्या है, 10 फोर जा। तो मैं ये 10 दोनों में कॉमन है, तो मैं क्यों इसको ज्यादा एक्स्ट्रा लूं, तो आई विल गो विद द 3 एंड 4 ऐसे। ये ऐसे भी कर सकते हो, वरना लेना चाहो ना तो 30 और 40 लेके भी कर सकते हो, बट आंसर लंबा चौड़ा आएगा, इट विल टेक मच टाइम। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉमन टर्म जो है ना 10 ये वाला, उसको रहने दो, कॉमन को फैक्टर को 3 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि यहाँ पे जो 3 कॉमन नहीं अनकॉमन था वो यहाँ पे ला दो, इक्वेट कर दो, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको करना चाहते हो तो ये वाला करो, ये 44 वाला था ना, उसको करना चाहते हो तो उसको भी आप कर सकते हो, वो भी सेम ही आएगा, बहुत फर्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो 44 और 55, 44 और 55, तो ये हमको पता है 11 फोर जा, और ये होता है 11 फाइव जा, दोनों में 11 11 कॉमन है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग 5 इसको दे दे 4 इसको दे दे, बात खत्म। तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसा आपकी मर्जी।
तो मान के चलो हम n को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको ले लेंगे 5 से और इसको ले लेते हैं हम लोग 4 से। ठीक है, अब देखो 30 इंटू 5, 35 हमको पता है 150, 150 m। अब यहाँ पे 44 इंटू 5, 44 इंटू 5 करेंगे तो 45 जा 200, 5 220, 220 आ जाएगा यहाँ पे। 220 n इज इक्वल्स टू 5 10 जा 50, 5 10 जा 50। उसके बाद ये वाला 40 इंटू 4, तो ये होने वाला है आपका 160। उसी तरीके से ये वाला 55 इंटू 4, 55 इंटू 4 अगर आप करते हो तो वही आएगा 220 आएगा, इसीलिए तो एलिमिनेट होगा। और 13 फोर्जा कितने आते हैं आपके 52। अब आपने यहाँ पे सेम ला दिया है लेकिन साइन अलग अलग करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि सेम है यहाँ पे, तो हम सबकी साइन चेंज कर देते। ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे आएगा आपका -10m हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा -2, -2 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये 10 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा, ऐसे होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, m इज इक्वल्स टू 1/5, या 5 नहीं होगा 1/5 होगा, यानी आपको m की वैल्यू मिल गई है। अब ये जो m की वैल्यू आई ना, वो किसी में भी पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो। अपने पास 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन किसी में भी पुट कर दो। हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते इसको, यहाँ पे 30m, 30m प्लस 44n इज इक्वल्स टू 10, ऐसे यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे था 1/5, 1/5, तो मैं 1/5 ले लेता हूँ। 30 इंटू 1/5 प्लस 44n इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे तो ये कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 6 प्लस 44n इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे 44n इज इक्वल्स टू, ये जो 6 यहाँ चला जाएगा तो 10 माइनस 6 आपको पता है 4 हो जाएगा। n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 44 जब नीचे चला गया होगा डिनोमिनेटर में, तो 4 1 जा 4, 11 4 जा 44, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा 1/11, 1/11। अब देखो यहाँ पे m और n तक तो आप आ गए, सेम मेथड थी। जो चीज हम देखो, रिड्यूसिबल पेयर तीनों सेम है, लेकिन उनका लास्ट स्टेप सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जब हम लोगों ने पहला सम किया था ना, सबसे पहला वाला, उसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता था। दूसरे वाले में कुछ छोटा प्लस माइनस आता था, यानी कि x-1, तो फिर हमको थोड़ा करना पड़ता था। अब लास्ट वाला जो ये है यहाँ पे, इसमें आपका दो इक्वेशन बनेगा इस वाले प्रोसेस में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने 1/, ये जो m था और n था, वो आपने कोई 1/x या सिंपल एक टर्म नहीं माना था, आपने उसे पूरे को, एक इक्वेशन को, एक मीन्स एक होल को आपने एक साथ माना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि m इज इक्वल्स टू, आंसर आया था हमारा 1/5, 1/5 या, और हमने m को माना हुआ था 1/x-y, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1/x-y, इसको मैंने ले लिया 1/5, तो ये आ गया आपका x-y इज इक्वल्स टू 5, यानी कि आपको एक इक्वेशन मिलेगा फाइनली x और y में। फिर इसको भी सॉल्व करना है लाइक सिंपल एलिमिनेशन, और उससे यानी यहाँ पे आपका सिर्फ थोड़ा काम बढ़ जाएगा, बस दैट्स इट। और n की वैल्यू आप यहाँ पे आई थी, n की वैल्यू हम लोगों ने ले रखी थी 1/x+y, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे n इज इक्वल्स टू 1/11। यहाँ पे हमने ले रखा था 1/x+y, ये हो गया 1/11। तो फाइनली x+y इज इक्वल टू, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोल सकता है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब देखो दूसरी एक चीज क्या होने वाली है कि ये इक्वेशन बहुत सिंपल है, इक्वेशंस बहुत सिंपल आएंगे। ऐसे लास्ट में जो इक्वेशंस आते हैं ना, ये बहुत सिंपल आती है, डायरेक्टली इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये देखो यहाँ पे मैं अभी इसको सॉल्व करवाते बात, थोड़ा टाइम मीन्स स्पेस ज्यादा निकल गया स्लाइड इसलिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आया x+y इज इक्वल्स टू 11, और दूसरी इक्वेशन हमारी आई x-y इज इक्वल्स टू कितना आया 5, इज इक्वल्स टू 5। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे,
इसको कट कर दो तो ये हो गया आपका 2x, तो ये हो गया आपका 16, 11 प्लस 5 16 होता है, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 8। अब ऐसे जाके आया, इसको दो बार मैंने बोला ना, m और n को भी सॉल्व करो, x और y, तो ये हो गया आपका दूसरी बार। और 8 की वैल्यू आप कहीं पे भी रख दो, लाइक इसमें रख दो, ये वाले में, ये वाले इक्वेशन में यहाँ पे रख दो, 8 वाले कहीं पे भी आपको रखना हो तो यहाँ पे मैंने रख दिया 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, तो y की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 11 में से 8 जाएगा तो 3, तो ये आपकी x y की वैल्यू और ये आपकी x की वैल्यू। ओके, सो ये आप लोगों का सॉल्व हो गया, तीनों मैंने इक्वेशंस आप लोगों को एक एक करके बता दी। इज इट ओके? यहां तक कंप्लीट है? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली हमारे लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रथम कौन सी साइन चेंज करनी है? कोई साइन यहाँ पे थी, देखो यहाँ पे कोई साइन तो चेंज होगी नहीं ना, ये x, यहाँ पे साइन, देखो साइन क्यों चेंज नहीं करनी होगी? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 था, थोड़ा दिमाग लगाइए और अटेंशन प्रेजेंस ले लीजिए ना यहाँ पे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 था, क्यों साइन हम चेंज करेंगे भैया? यहाँ पे दोनों ही ये कट हो रहे हैं, ये सेम साइन है, देखो ये सॉरी डिफरेंट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो फिर साइन चेंज करने का मतलब ही क्या है? साइन चेंज करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा भैया, साइन क्यों चेंज करना है? हम लोग साइन क्यों चेंज करेंगे? यहाँ पे डायरेक्टली हमारा कट हो जाता है, तो फिर हम लोग ऐसी गलती गुस्ताखी क्यों करें? ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये आप लोगों को होमवर्क में खुद करना है। अब देखो, कई लोग बोलेंगे सर ये आपने कैसे नहीं सिखाया ये वाला, सर ये तो आप बोल रहे थे नीचे तो सेम आएगा, तो ये तो यहाँ पे तो 3x है, यहाँ पे तो 3x है और यहाँ पे तो 2x है, तो आप बोल रहे थे कैसे आप लोग करोगे? भाई देखो ये कोएफिशिएंट है, देखो आप लोग, कई लोग है ना, डीपली समझो इसे, ये 1/2x है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 1/x, मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, तो फिर ये मेरा आ गया ना 1/x, इसको मैं m मान लेता हूँ, इसको मैं m मान लेता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? m/2 हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब क्या होगा कि अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे मैं, मुझे दूसरा कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ ये वाली चीज 1/x, देखो मैं इसको अलग से काउंट कर रहा हूँ, 1/x मुझे इससे ही लेना देना है, एंड ये वाला जो है 1/y, ये वाले टर्म से मुझे, मींस आई अज्यूमिंग दैट, तो ये वाला टर्म मैंने m मान दिया, तो नीचे तो 2 रहेगा ही, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ये इक्वेशन को, m/2 प्लस n/3 इज इक्वल्स टू 2, ऐसे। फिर यहाँ पे आपकी थोड़ी मेहनत ये बढ़ने वाली है कि अभी हम लोगों ने एक आधा एग्जांपल देखा, उसमें तो डायरेक्टली m और n का ही कुछ रह जाता था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसलिए रह रहा है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, सिंपल सी चीज है, तो आपकी ये इक्वेशन हो जाने वाली है 3m प्लस 2n, अब नीचे 3 2 जा 6 होगा, 6 जब यहाँ पे चला जाएगा तो क्या होगा, 12, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, फिर आप सॉल्व कर लेना इसे, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से यहाँ पे जो ये सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है कि 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6, अब ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ पे 1/x से ही कंसर्न है, तो मैं इसे ही अज्यूम करने वाला, 1/x और ये 1/y को ही अज्यूम करूंगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आने वाला है, m/3 प्लस n/2 इज इक्वल्स टू 13/6, फिर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 13 का 13, क्यों 13 का 13? क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, एलसीएम में 6 आएगा, यहाँ भी 6 है, तो 6 और 6 तो डिनोमिनेटर में कट हो जाएंगे ना ऐसे, ये 6 कट हो जाए, यहाँ तो क्या था, इस वाले में तो नहीं था भैया, नीचे 6 नहीं था, इसीलिए कट नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग उसे क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए, तो आपकी एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 13, 1 3 13, फिर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो,
ये दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर आपने m जो आपने अज्यूम किया था 1/n उसको मीन्स को रिलेट कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कर लोगे अपने आप, ये वाला सम आप अपने आप कर लोगे। विल यू डू इट ऑन योर ओन? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और ये अपने आप देखो, कई फिर क्या होगा, दूसरा एक चीज बता देता हूँ, कई लोगों को ये भी डर होगा कि सर अब ये आपने रूट वाला तो सिखाया नहीं था, रूट वाला भैया चीज तो वही है। अगर आप मान के चलो कि 1/√x की जो वैल्यू है उसको मैं ले लेता हूँ m, और 1/√y की जो वैल्यू है उसको मैं ले लेता हूँ n, मैं ये ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, ये सेकंड इक्वेशन है, पहले 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा है मेरा 4m माइनस 9n इज इक्वल्स टू -1। ये मेरी इक्वेशन, मैं एक सॉल्व करके देता हूँ। तो ये क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय मैं 3 कर दूंगा, सिंपल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9n है, तो यहाँ 9n मैं बना दूंगा, और प्लस और माइनस दोनों अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन आ जाएगा 3 2 6m, यहाँ पे 3 2 6m प्लस 9n इज इक्वल्स टू 3 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जो सेकंड इक्वेशन थी वो तो एज इट इज ही रहेगी, 4m माइनस 9n इज इक्वल्स टू यहाँ पे -1 का -1। तो ये वाला तो देखो कट हो जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे साइन ऑलरेडी चेंज मीन्स अल्टरनेट है। 6 + 4 यहाँ पे हो जाएगा 10m, और यहाँ पे 6 - 1 तो ये हो जाता है 5, तो m की वैल्यू आ गई 5/10, तो ये 1/2, 2/1 2 नहीं आएगा, कई लोग 2 लिख के आएंगे। ये हो गया आपका। अब मैं n पे नहीं जाता, n मैं खाली एक ही वैल्यू बताता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, 1/√x लिया था, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, देखो मेरा 1 m इज इक्वल्स टू 1/2, ये मेरा यहां से आंसर आया। बट मैंने m को अज्यूम क्या किया था, 1/√x अज्यूम किया था, तो ये हो गया 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √x इज इक्वल्स टू 2, बट मुझे √x नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था x की वैल्यू। तो सिंपल सी चीज है, जब मुझे स्क्वायर दिया होता है तो मैं अंडर रूट निकालता हूं, तो अंडर रूट दिया होगा तो मैं स्क्वायर में चला जाऊंगा, सिंपल सी चीज है ना। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा SBS, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, आप पूरा लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो आपका पता है, इसका स्क्वायर करोगे तो वो तो x का x ही होगा, √x का स्क्वायर क्या होता है, √x इंटू √x x हो जाता है, √x इंटू एक्स क्या होता है, x हो जाता है। लेकिन 2 × 2 क्या होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, 2 × 2 क्या होता है, ये होता है 4। तो ऐसे इस वैल्यू की मीन्स इस तरीके से वैल्यू आता है। उसी तरीके से आप n निकाल देना, यहाँ से पहले तो n आता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, और उसके बाद फिर आप y निकाल देना। आएगा आप लोगों को, ये समझ में आ गया, ये वाला रूट वाला कुछ है नहीं, डराने के लिए धमकाने के लिए रखा हुआ है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब फटाफट। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशंस भी सारी ऐसी है, ये इक्वेशन भी सारी की सारी ऐसी है। ये वाली जो इक्वेशन देख रहे हो ना यहाँ पे, इस वाले में, तो यहाँ पे एक को ही सिर्फ अज्यूम करना है, कैसे, ये 4/x है प्लस 3y है इज इक्वल्स टू 14, ऐसा दे रखा है। अब आप सोचो, y को छेड़ने की क्या जरूरत है, y ऑलरेडी वहां पे एज इट इज है, यानी कि कोई अपॉन में नहीं है, सिर्फ x ही है ना, तो उसको ही सिर्फ m मान लो, मीन्स 1/x को। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4m, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4m प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो m है और ये तो y है, भाई कोई बुक में ऐसा कोई लिखा हुआ है कि भाई x के साथ y ही आएगा, m के साथ n ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये वेरिएबल्स है। तो आप ले सकते मीन्स ऐसे कंसिडर कर सकते, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, सर m के साथ थोड़ी y आएगा, हमको थोड़ी किसी की शादी करवानी है, यहाँ पे हम पंडित थोड़ी है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 4m, ये 1/x को हमें सिर्फ x को ही छूना था, x को ही हम लोगों को सब्जेक्ट मीन्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/x हम सिंपली सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये हमारा हो जाता 4y प्लस 3, y तो एज इट इज रहता,
खाली हमको यहाँ पे x को ही लेना देना था। और उसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है वो ऐसा हो जाता आपका 3m माइनस 4y एज इट इज का रहता इज इक्वल टू 23। फिर आप इसको सॉल्व करते ये वाले को पूरे, तो y की वैल्यू आती तो डायरेक्टली आ जाती है, y की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, लेकिन m की वैल्यू जो आई उस पे से फिर आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो इज इट क्लियर? थर्ड वाला जो सम है, इज इट क्लियर? उसके बाद उसके बाद यहां पे से स्टार्ट होता है आपका सेकंड नंबर का सम। यहां से सेकंड नंबर यानी तीन टाइप थे ना, तो ये सेकंड टाइप वाला यहां से स्टार्ट होता है। रिड्यूसिबल पेयर का जो सेकंड टाइप था वो यहां से स्टार्ट होता है। देखिए इसमें पूरे को, ये जो दिया हुआ है पूरे को फाइव अपॉन, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x माइनस वन है, x माइनस वन है, ओके डन। ये y माइनस टू है, ये भी y माइनस टू है, तो ये भी हमारा क्लियर है। तो यानी कि हम लोग ले लेंगे यहाँ पे वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू m, और वन अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू n, ऐसे। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 5m प्लस अकेला n इज इक्वल्स टू 2। अब बोल रहेंगे सर ये कहाँ से लिख रहे हो, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। आप लोग अगर लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोटा है ये, इस मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, कहीं पता नहीं चल रहा है, तो आप एक पैरेलली टेक्स्ट बुक लेके बैठिए तो ज्यादा पता चलेगा। तो ये है 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, और ये वाला जो है ये हो जाएगा आपका 6m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 1। बस इसको आप सॉल्व करिए। ऑब्वियसली n को एलिमिनेट करेंगे, n n से हम लोग m की वैल्यू ला देंगे, फिर n और m जो भी आपका आंसर आया उसको फिर इसके साथ इक्वेट करना। तो एक खाली स्टेप बढ़ जाएगा। क्यों स्टेप बढ़ेगा? क्योंकि ये अब डायरेक्टली x नहीं है, अकेला x नहीं है, ये x माइनस वन है और ये y माइनस टू है, तो थोड़ा प्लस माइनस का यहाँ पे आप लोगों को ले जाने के लिए टाइम मीन्स एक स्टेप ज्यादा लग जाएगा। इज इट क्लियर ये वाला सम? इज इट क्लियर बताइए, ये वाला सम में कोई डाउट है अब, ऐसे सम में? ओके क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन। और दूसरा एक था कि आज जैसे है ना आप लोगों को, मैं आज या तो कल मोस्ट प्रोबेबली आई विल सेंड यू द, जैसे मैंने आप लोगों को मैथ्स साइंस के लिए जो पीडीएफ भेजी थी, साइंस के लिए जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजी थी एक्स्ट्रा सम सॉल्व करने के लिए, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन के लिए, सो मैथ्स के लिए भी मैं आप लोगों को ऐसे भेजने वाला हूँ। सो बी रेडी टू डू द वर्क कंप्लीटली। ये थर्ड चैप्टर का आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है? सो अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ वाले की हम लोग बात करते हैं। फिफ्थ वाले की हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हो फिफ्थ वाला, यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये एक्स वाई कैसे आ गया, इसको भी हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स वाई किस तरीके से आया? अब देखो, आप लोगों ने लोअर क्लास में तो पढ़ा हुआ ही था, ये वाला टॉपिक ऐसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही था। ये एक्स वाई ले लेते और ये ले लेते अपॉन 5, पहले एक को सॉल्व करते हैं। अब ये ऊपर भले न्यूमरेटर में ऐसे प्लस माइनस हो और नीचे अकेला इंडिविजुअल हो ना, तो हम दोनों को दे सकते हैं। आप लोगों को पता हो तो दोनों को ये एक्स वाई इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसे कहने का मतलब, इसका मतलब क्या कि 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। ऐसे हम दोनों को इंडिविजुअली दे सकते हैं। अब देखो, इसमें x और इसमें x कट हो गया, फिर इसमें y और इसमें y कट हो गया, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5। अब ये तो पहली टाइप वन है, ये टाइप वन वाला इक्वेशन आ गया, टाइप वन वाला इक्वेशन है। अब आपको आएगा ये सॉल्व करना। दूसरा इक्वेशन भी ऐसे ही मिलेगा। दूसरा इक्वेशन भी अगर आप देखते हो तो 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 15, ऐसे। तो अगर यहाँ पे है एक्स वाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंडिविजुअल यहाँ पे दे देंगे 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे x और x कट हो गया, यहाँ पे y और y कट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स
इज इक्वल्स टू 15। तो ये भी हो गया आपका दो इक्वेशन, और ये टाइप 1 है मैंने कहा। ये सिर्फ आपको अपॉन 1 अपॉन, फिर आप लोगों को ऐसे कंसीडर कर देना है कि भाई 1/y का मतलब हम लोग ले लेते हैं m, और 1/x का मतलब हम लोग ले लेते हैं n। भाई ऐसी भी जरूरत नहीं है कि सर आपने तो पहले तो 1/x इज इक्वल टू m लिया था और अभी 1/y इज इक्वल टू आप ऐसा ले रहे हो। भाई ये अपने पे होता है, आप कोई भी आर्बिट्री, आर्बिट्री का मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, रीजनेबल लिमिट्स में आप कुछ भी कर सकते हो। फिर इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा। इज इट ओके? तो ऐसी सारी चीजों से घबराना नहीं है कि सर ने ये सिखाया नहीं था। ये चीज आप लोगों को सिर्फ थोड़ा मॉडिफाई किया है, दैट्स इट, दूसरा कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? हो जाएगा सॉल्व। ओके, अब देखिए उसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, उसके बाद वाला, वो भी वैसे देखने जाए तो एक मीन्स आप लोगों को आएगा ही। ये जो सेकंड वाला है ना, ये भी ऐसा है। अपने को करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy, ऐसे दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 6xy ऐसे दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन। तो करना क्या है, अब बोलोगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको एक काम करो, ये जो पूरे इक्वेशन को अपने को तो एक्स वाई एलिमिनेट करना है ना, तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय एक्स वाई ऐसे कर दो। तो यहाँ पे 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई, और सामने भी 6xy अपॉन एक्स वाई। तो पहले तो ये कट हो गया, एक्स वाई पूरा पूरा कट हो गया, यहां तो एक्स वाई। अब यहाँ पे आगे में जो सम किया वैसे इंडिविजुअल दे दो, इंडिविजुअल दे दो ऐसे, 6x अपॉन एक्स वाई, एक स्टेप खाली बढ़ने वाला है, दूसरा कुछ नहीं है, 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी यहां तो कट हो गया, 6 हो गया, तो ये हो गया आपका 6, ये y और y कट हो गया, x और x कट हो गया, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन आएगा 6/y प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 6। और इसको एक इक्वेशन बनाना है, मीन्स m और m में, तो 6m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 6। उसी तरीके से सिमिलरली दूसरा अपने आप बना लेना। ओके, इज इट ओके? सेकंड इक्वेशन अब अपने आप सॉल्व कर लेना उसी तरीके से बना के, यानी को रिलेट कर लेना, और इसके साथ फिर इसको मीन्स आंसर आप सॉल्यूशन ला देना। तो अभी ये होते हैं वेरियस टाइप्स, ऐसे अलग अलग टाइप के। देखो अभी भी बोल रहा हूँ, आर डी शर्मा में से, अभी भी बोल रहा हूँ, बेस्ट एकदम एडवाइस दे रहा हूँ, आर डी शर्मा में से ऐसे अनगिनत, हम कह सकते हैं आर डी शर्मा में से ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए, इनफाइनाइट हम कह सकते हैं अगर हमारी भाषा में कहे तो, बहुत सारे। बस उसके मैं बोलता हूँ, अगर आप उस बुक के 10 से लेके 20% तक का भी सॉल्व कर पाओ, 10 से लेके 20% तक का भी, तो भी आपका मैथ्स पक्का है। एस्पेशली जो कई ऐसे सम्स होते हैं इस तरीके के से जो ट्विस्ट किए होते हैं, वो हमारे, हम कह सकते हैं वो हमारे जोन या हमारे एरिया में ही है, लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोग उसको शायद इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द रीजनेबल प्रैक्टिस, हमारे पास अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए। तो हेंस यहाँ ये हो गया, और सेम चीज यहाँ पे, ये टाइप 3, ये आपका आ गया टाइप 3, ये हो गया आपका टाइप 3, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसा है, देखो ये भी कई बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो आपने एक्स और वाई का बोला था, एक्स और ये, बट ये देखो ना, ये पूरा एक साथ है, 3x प्लस वाई, यहाँ भी अंदर 3x प्लस वाई है, ये 3x माइनस वाई है, ये भी 3x माइनस वाई है। तो उसको पूरे को कंसिडर करो, भले ही वहां पे मैंने आपको सिखाया था एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, तो हम इसको 1/3x प्लस वाई को पूरे को कंसिडर करेंगे m, और 1/3x माइनस वाई को कंसिडर कर लेंगे हम लोग n, y को कंसिडर कर लेंगे हम लोग n। तो ये पूरा जो सम है ना, ये होने वाला है आपका m प्लस n, पहले पहले की बता रहा हूँ, वो हो जाएगा 3/4 फर्स्ट के लिए। और जो दूसरी इक्वेशन अगर आप देख पा रहे हो, तो वो होने वाला है आपका m/2 माइनस n/2 इज इक्वल्स टू -1/8। बोलेंगे कि सर आप 2 कहाँ से लेके आए, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, मैं नहीं लाया, 2 ऑलरेडी यहाँ पे अलग से दिया हुआ था, इसीलिए मैंने तो सिर्फ 1/3x प्लस वाई को ही कंसिडर किया है, मैंने 2 को थोड़ी यहाँ पे m में कंसिडर किया है, तो वो एक्स्ट्रा था, तो मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में ये ले लिया। सो ये आप लोगों का क्लियर समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया।
अब हम लोग आ जाते हैं वर्ड सम, मीन्स वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इतना इजी है वो, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में आपको दो बार इक्वेशन आएंगी, टू इक्वेशन मिलेगी। क्यों टू इक्वेशन? एक आप लोगों को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एम और एन, जो अभी मिल चुका है, एम और एन उसको मिल चुका है, उसको सॉल्व करिए, फिर आपको मिलने वाला है 3x प्लस वाई कुछ आएगा और 3x माइनस वाई कुछ आने वाला है। ये दूसरी इक्वेशन आएगी, सेकंड इक्वेशन, जब आप सॉल्व करोगे तब। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और फाइनली वर्ड सम पे आते हैं। ये जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिया था ना, उससे थोड़ा अलग है ये उससे थोड़ा अलग है, वही है लेकिन थोड़ा अलग है। लेकिन चीज तो हम लोग यहाँ पे वही करने वाले हैं, क्या कि लेट द स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम, पहले तो बोट की स्पीड, मैं पूरा नहीं लिखता लेकिन आपको पूरा लिखना है। बोट की स्पीड होगी x किलोमीटर प्रति घंटे, स्ट्रीम यानी कि पानी का जो बहाव है उसकी स्पीड होने वाली है y किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम जो होने वाला है, अपस्ट्रीम पानी के बहाव में जब सामने कट करके जाएगा तो वो होने वाला है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम जो होगा वो होने वाला है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी चीज। अब यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं केस वन। पहले केस में क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे सब नहीं लिखता, अब यूएस लिख देता हूँ, अपस्ट्रीम, और यहाँ पे लिख देता हूँ डाउनस्ट्रीम। आप लोग ऐसा नहीं लिखोगे, आप लोगों को नोटबुक में या एग्जाम पेपर में सब जगह आप लोगों को पूरा कंप्लीट लिखना है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्पीड पहले, यहाँ पे लास्ट सेकंड में ले लूंगा मैं डिस्टेंस, और लास्ट में मैं ले लूंगा टाइम यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, ये मैंने आपको बोला क्यों अलग है, ये मैंने आपको बोला क्यों अलग है, क्योंकि जब पहला यहाँ पे आप लोग देखते हो स्टेटमेंट, रितु ने डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे तक टाइम बिताए और अपस्ट्रीम में 4 घंटे, तो यही इनका केस वन और केस टू है। आगे जो एक सम आप लोगों को एग्जाम्पल में था उसमें क्या था, कंबाइन था, कि अपस्ट्रीम भी थोड़ा जा रहा है, थोड़ा डाउनस्ट्रीम भी जा रहा है 10 आवर्स में। दूसरे केस में अपस्ट्रीम में इतना जा रहा है, डाउनस्ट्रीम में इतना जा रहा है इतने घंटे में, ये दो थे। लेकिन इसमें क्या है, रितु फॉर एग्जाम्पल केस वन डाउनस्ट्रीम, तो यहाँ पे आपको अपस्ट्रीम की बात ही नहीं करनी है, ये वाला कॉलम आपको बनाना ही नहीं है, ये वाला कॉलम आपको यहाँ पे बनाना ही नहीं है। सिंपल सा, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। डिस्टेंस कितना है, रितु ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था, 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 20 तो टाइम क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, टाइम यहाँ पे क्या होने वाला है, 20 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वाला। बट आप लोगों को ये जो टाइम आया ना, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो 2 आवर्स, 2 आवर्स ऑलरेडी दिया हुआ, तो उसको इक्वेट कर दो, उसको इक्वेट कर दो ऐसे, 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितने आवर्स थे, 2 आवर्स है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 आवर्स। ऑलरेडी ये दोनों इक्वल है, एलएचएस में आपने जो टाइम निकाला वो वेरिएबल में है, और आरएचएस में जो टाइम दिया हुआ है वो न्यूमेरल में है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सिंपल सा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कट कर दिया। ये देखो ना, 2 नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, तो 10 आ गया ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन केस टू की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ही, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, केस टू, केस टू सेम चीज है, लेकिन अब यहाँ पे अपस्ट्रीम ही लिखेंगे, डाउनस्ट्रीम लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अपने पास स्पीड दिया हुआ है और टाइम अपने को निकालना है, सॉरी पहले डिस्टेंस, फिर लास्ट में हम लोग निकाल देंगे टाइम। यहाँ पे स्पीड अपने को कितनी है, अपस्ट्रीम में कितनी होती है, एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस दिए रखा है, डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। और टाइम भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो ये होने वाला है आपका 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला जो है ये भी 2 आवर है, देखो यहाँ पे 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो यहाँ भी मेरा आने वाला आंसर 2। तो देयर फॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, डायरेक्ट मैंने कर दिया। ये समझ में आया ये कैसे किया मैंने, ये दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लेना फिर उसको।
ये समझ में आया आप लोगों को क्लियरली? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और ये आप लोगों को समझ में आ गया। फिर आपको लिखना था फाइंड द, तो जो आपका बोट का आंसर आएगा बोट में, स्ट्रीम का आंसर आएगा वो स्ट्रीम में। अब फाइनली आ जाते हैं हम लोग ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये वुमन और मैन वाला दिया हुआ आपको एक ही है, एक ही सम है। आरडी शर्मा में ऐसे 3-4 सम दे रखे हैं, उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेना। आरडी शर्मा में इसके अच्छे से एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। 2 वुमन एंड 5 मैन एक वर्क करने बैठते हैं तो 4 दिन लगता है, जबकि 3 वुमन और 6 मैन जब उसे 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 1 वुमन और 1 मैन ने कितना किया? तो स्टार्टिंग वहां से ही करना है, स्टार्टिंग वहां से करना है कि लेट द टाइम टेकन बाय, ऐसे करके पूरा लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन, 1 मैन इज इक्वल टू एक्स डे। यानी कि कितने दिन पूरा एक काम करने, देखो समझो, मान के चलो ये पूरा काम करना है। इसमें इसमें मैं 5 ब्लॉक बना देता हूं ऐसे, ये 4 हो गए, 4 ब्लॉक बना देता हूं, मान के चलो 4 दिन 4 ब्लॉक बना देता हूं। अब ये ऑब्वियसली चीज है कि इसको, ये वॉल है, मान के चलो ये एक वॉल है, एक दीवार है। अब इसको एक आदमी को मैं बनाने दूं तो ये 4 दिन लगाने वाला है, ये 4 दिन लगाएगा। अगर मैं एक आदमी को बनाने दूं तो ये 4 दिन लगाने वाला है। इसका मतलब अगर उसका एक दिन का काम मैं निकालना चाहूं, एक दिन का, तो वो तो यही हुआ ना, इतना पार्ट हुआ ना, 1 पर डे इतना हुआ उसका। सेकेंड डे उसने ये किया, इतना किया, उसके अनुसार थर्ड, तो ये क्या है, प्लस माइनस थोड़ा होता रहता है। और ये फोर्थ डे उसने ये किया, तो 4 दिन में उसने अपना काम, एक दीवार अच्छे से बना दी। तो उसका 1 डे का काम कितना होगा? 1/4 होगा ना। यानी कि 4 दिन लगते हैं अगर उसको, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/4। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे आपने लिया है एक्स डे, तो यहाँ ही आपको ले लेना है, यहाँ पे आपको लेना है लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन, टोटल टाइम वो एक्स डे। तो 1 डे, 1 डेज 1 मैन्स वर्क, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। या तो फिर एक आदमी का 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क, वो कितना हो जाएगा? 1/x। ये समझ में आया तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये वाला चीज समझ में आया, 1/x मैंने कैसे लिया, बताइए। अब आप ही सोचिए, पूरा दिन लग रहा है, पूरा टाइम लग रहा है, उसमें से इतना एक्स डे लग रहा है उसको, या 5 दिन 6 दिन, तो एक दिन का काम कितना हो? उसका 1th पार्ट होगा, उसका 1th पार्ट होगा ये वाला। सिंपल सी चीज है। उसी तरीके से 1 वुमन ने, एक वुमन को काम करने के लिए वाई डेज लग रहे, वाई डेज लग रहे। तो 1 वुमन्स, 1 विमेंस 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क, वो कितना हो जाएगा? 1/y हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब ध्यान से देखना, अपना फर्स्ट इक्वेशन आने वाला है, फर्स्ट इक्वेशन या 1/y, बहुत अच्छे। यहाँ पे 2 वुमन थे, पहले इक्वेशन में रेड वाले में देखो, 2 वुमन थे, 2 वुमन। तो यहाँ पे मैं ले, अब देखो, एक वुमन का 1/y होता है, यानी एक दिन का काम। तो 2 वुमन का एक दिन का काम कितना होगा? 2/y होगा, मल्टीप्लाई बाय। देखो सिंपल सी चीज है, अगर एक वुमन का वर्क, यूनिटरी मेथड है, 1/y हो रहा है एक दिन का, तो 2 वुमन थे, 2 विमेन थे, तो उसका कितना होगा? सिंपल, 2 × 1/y, तो आंसर आ जाएगा 2/y। लेकिन फिर है ना, मैथ्स में देखो, इतना सारा डिटेल में भी जाके नहीं बताना एग्जामिनर को। 4 मार्क का पूछा है तो पूर्ण उस तरीके से, इतना सारा डिटेल में नहीं कि भाई यूनिटरी मेथड, वो सारी चीजें आपने लोअर क्लास में सीखा हुआ था। तो आपको सिंपल लिखना है, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे करके आप लिख सकते हो आगे, ठीक है। तो पहला क्या आएगा, ये 2 वुमन थे, एक दिन का, एक दिन का एक वुमन का वर्क होता है 1/y। तो 2 वुमन का एक दिन का वर्क कितना होगा? 2/y, प्लस एक आदमी का एक दिन का वर्क होता है 1/x, टोटल x दिन लेता है, तो एक दिन का काम कितना? 1/x। तो ऐसे 5 आदमी होंगे तो उनका एक दिन का वर्क कितना होगा?
उनका एक दिन का वर्क कितना होगा, 5/x इज इक्वल्स टू, फाइनली 4 दिन है। अभी हम लोगों ने जो 2 वुमन और 5 मैन का निकाला वो एक एक दिन का निकाला, तो ये जो 4 दिन है उसमें भी 1/4 मैं लिख सकता हूँ। 1/4 मैं लिखूंगा, क्यों 1/4? क्योंकि हमने अभी ये जो निकाल रहे हैं हम लोग, ये एक एक दिन का वर्क है। तो 4 दिन में से वो एक दिन का वर्क यानी कितना होता है, 1/4। 1/4, तो ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, टाइप 1। याद करो, टाइप 1 ये है, टाइप 1 वाला जो इक्वेशन था ना। फिर आपको लेना है 1/y इज इक्वल टू m और 1/x इज इक्वल टू n, तो आपकी कुछ इक्वेशन बनेगी। और दूसरी इक्वेशन जो मैंने ब्लू लाइन से लिया है, देखो, 3 वीमेन, 3 वीमेन और 6 मैन, 3 वीमेन और 6 मैन, वो कंप्लीट करते हैं 3 दिन में। अब हम लोग निकालने वाले एक एक दिन का। अब हमें पता है एक दिन का वुमन का वर्क होता है 1/y, यानी कि अगर वो पूरे y दिन लेते हैं काम करने, एक वुमन, एक फीमेल y दिन लगाती है पूरा काम करने में, तो उसको एक दिन का काम कितना होगा, 1/y। तो ऐसे 3 वीमेन मिलेंगे तो कितना होगा, 3 वीमेन मिलेंगे तो कितना होगा, 3/y, उनका एक दिन का वर्क। प्लस मेल कितने थे या मैन, 6 आदमी थे। एक दिन का एक आदमी का वर्क होता है 1/6, तो 6 मैन या 6 आदमी है, उनका एक दिन का वर्क कितना होगा, 6/x इज इक्वल्स टू, फाइनली ये 3 दिन की बात चल रही थी, लेकिन अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं एक एक दिन की। तो 3 दिन में से एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/3। ये आपका सेकंड इक्वेशन। इसमें भी आप y और ले लो, सॉल्व कर लो, हो जाएगा सॉल्व। विल यू सॉल्व इट, बता दीजिए, ये हो जाएगा सॉल्व आपसे। ये इक्वेशन आ गई, बस यहां तक है। फिर आपका जो x और y आएगा तो आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे x डे और y डे, फाइंड द टाइम टेकन वाला, हो जाएगा ना। ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और फाइनल आ जाते हैं रूही वाले पे। रूही वाला सेम चीज है, इसमें भी देखो, वो आप लोगों को याद हो तो केस वन यहाँ पे देखो, पहले ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाता। आप लोगों को यहाँ पे लिखा है कि ट्रेन से जा रहे, देखो रूही जो है 300 किलोमीटर जा रही है ट्रेन और बस से, आधे आधे। पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी, वो ले रही है 4 घंटे इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर एंड रिमेनिंग बाय बस। और दूसरा है कि इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर और रिमेनिंग बाय बस, तो 10 मिनट ज्यादा लेगी, 10 मिनट में नहीं पहुंचेगी, 10 मिनट ज्यादा लेगी। तो अपने को क्या लेना है कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऐसा पूरा आपको लिखना है, x किलोमीटर पर आवर, एंड बस की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर प्रति घंटे। सीधी सी चीज है। अब यहाँ पे क्या लिख आएगा, केस 1, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केस 1। यहाँ पे मैं ट्रेन का कॉलम बना देता हूँ और यहाँ पे मैं बना देता हूँ बस का कॉलम। जो हम लोगों ने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में किया, देखो स्पीड रिलेटेड जो भी होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो ऐसा ही बना दो, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे केस 1 में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं स्पीड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, और यहाँ पे फाइनल हम लोग लिख लेंगे टाइम, ऐसे सीधी सी चीज है। यहाँ पे ट्रेन हमने कितना लिया था, एक्स और वाई, तो ये हमारा एक्स और वाई। डिस्टेंस, पहले में डिस्टेंस देखो, फर्स्ट वाले में 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, बाकी का बस से। तो अगर ये 60 किलोमीटर है तो बाकी का कितना होगा, 240 होगा, क्योंकि 300 में से 60 निकाल दो तो हो जाएगा 240। तो टाइम कितना हो जाएगा, 60/x, और ये टाइम कितना हो जाएगा, 240/y, यानी कि इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। अब ये ट्रेन ने लिया हुआ टाइम है, ये बस ने लिया हुआ टाइम है, दोनों को ऐड करो तो वो तो दिया हुआ है 4 घंटे लिया हुआ है, शी टेक्स 4 आवर। तो लिख दो यहाँ पे कि 60/x प्लस 240/y इज इक्वल्स टू 4 आवर्स, सिंपल। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। और ध्यान से देखोगे तो ये भी आपका टाइप 1 ही होगा। ये ज्यादातर आपके टाइप 1 क्वेश्चन ही होंगे, सिर्फ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में शायद ये लोग टाइप 3 तक दे दे, वरना वर्ड सम में आप लोग रिड्यूसिबल पेयर में टाइप 1 लेके चलो, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको इक्वेशंस तक पहुंचना है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड, यहाँ पे सेकंड वाले केस में, केस स्टडी या तो केस 2। अगेन
यहाँ पे हम ले लेंगे ट्रेन, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बस, यहाँ पे अपना हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस और फाइनली टाइम। अब देखना यहाँ पे स्पीड तो दोनों में हमको पता ही है, एक्स और वाई। अब सेकंड केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 200। कैसे, टोटल 300 किलोमीटर थे, 100 अगर बस से ट्रेन से जाएंगे तो 200 तो बस से हो गए। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ये होगा 100 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा 200 अपॉन वाई टाइम। अब यहाँ पे टाइम जो है सेकेंड केस में, ये टाइम कितना है देखो, 100x 100 अपॉन x सॉरी प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया था देखना ध्यान से सेकंड में, 10 मिनट ज्यादा होंगे। 10 मिनट ज्यादा यानी कि 4 घंटे तो जो पहले केस में ले रहे थे ना उससे 10 मिनट ज्यादा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 4 आवर प्लस, अब आपको 10 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, यानी कि 10/60 ऐसे। 10/6 को कट कर दो, जीरो जीरो कट हो जाएंगे, तो 1/6। इसको फाइनली अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, 100 अपॉन x 200 अपॉन y इज इक्वल्स टू 25/6। कैसे आया, 6 4 जा 24, एलसीएम ले लिया, प्लस 1, ये 1 तो होगा ही, 25/6। तो ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लो, फाइनली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे वैसे हमारा ऑफिशियली चैप्टर कंप्लीट है।